एक बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस रहते हैं वो पूरों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस रहते हैं वो दो किस्म के रहते हैं, या तो एनाबॉलिज्म या तो कैटाबॉलिज्म। या तो एनाबॉलिज्म बोलते हो प्रोडक्टिव, जो जिससे अपन दो या तीन मॉलिक्यूल्स मिलके, दो या तीन रिएक्टेंट्स मिलके तीसरा बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म बोलते क्या, डिस्ट्रक्टिव टाइप समझ लो। नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट, नो नॉन लिविंग ऑर्गन नो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करते, क्यों, इसलिए वो डिफाइनिंग हो गया। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द सेल फ्री सिस्टम। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ये सेल फ्री, मतलब सेल्स के बाहर, सेल्स के बाहर बिना सेल्स के सिस्टम में भी एग्जिबिट कर सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल ये है, अपन स्कूल में देखे थे, देखो टेस्ट ट्यूब में अपन फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते थे, वैसा। An isolated metabolic reaction outside the body of the organism performed in the test tube is neither living nor non-living. टेस्ट ट्यूब अगर एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को अपन सेल अगर बाहर करें, सेल्स के बाहर करें, आउटसाइड द सेल फ्री सिस्टम, टेस्ट ट्यूब के अंदर करें, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ तो वो लिविंग भी ना होता, नॉन लिविंग भी ना होता। बट but metabolism is a defining feature of all the living organisms without exception. Metabolism defining feature है without exception. Isolated metabolic reactions in vitro, वो metabolic reactions जो अपन सेल के बाहर कर रहे हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं होते, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस होते हैं, वो चीज बहुत जरूरी है। हाँ, मेटाबॉल और एक चीज अपन जो बात कर, हेंस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द components that make up the cell and how they are arranged inside the cell. Each component is called organelle and performs specific functions and vital for the cell. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते क्या, जो पूरे सेल ऑर्गेनल्स मिलके जो सेल बनाते हैं उसको जो बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेल का हर जो टुकड़ा है उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। हर ऑर्गेनेल का अलग फंक्शन रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, उसका अलग फंक्शन है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है, उसका अलग फंक्शन है। ऐसा अपन सेल के लेसन में बाकी का पढ़ते हैं। बहरहाल मेटाबॉलिज्म जो है कोमा के पेशेंट्स में क्या है बोलते तो मेटाबॉलिज्म रहता, तो कोमा के जो पेशेंट्स है उसको लिविंग कंसीडर करते हैं अपन, क्यों बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। परहैप्स the most obvious and technically complicated feature of all the living organism is to ability to sense the surroundings or environment and respond to these stimuli. Perhaps जो most obvious, जो कैसा भी बहुत most obvious and technically सबसे complicated जो feature living organism वो ये है कि living organism जो है अपने surroundings को sense कर सकते हैं। living organism surroundings को sense करते हैं और sense करके जो sense करके उसको अपन respond करते हैं, environmental stimuli को respond करते हैं, which could be physical, chemical और biological. We sense our environment through sense organs. अपन सेंस कैसा करते हैं एनवायरनमेंट को? सेंस ऑर्गन्स की वजह से अपन सेंस कर सकते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्लांट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स और पोल्यूटेंट। प्लांट जो है लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, जैसे कि सनफ्लावर है, और प्लांट्स के बहुत सारे रिप्रोडक्शन जो है सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। और वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स एंड पोल्यूटेंट्स, लाइकेंस जो है वो पॉल्यूशन में ग्रो नहीं होते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज। हाँ, फोटोपीरियड बोलते हो द पीरियड ऑफ सनलाइट, बोलते हो सनलाइट का जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं फोटोपीरियड। फोटोपीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स बोलते हो थोड़े लोग जो है, थोड़े एनिमल जो है सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ह्यूमंस जो है कौन से भी सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन जो है सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते, बट थोड़े एनिमल जो है पर्टिकुलर एक सीजन में रिप्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। जैसे कि मैंगो जो है विंटर में फ्लावर करता होने, समर में फ्रूट देता होने, मैंगो सीजनल ब्रीडर हो गया। हाँ, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड जो है रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है थोड़े सीजनल ब्रीडर के, प्लांट्स और एनिमल्स में। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैंडल द केमिकल्स एंटरिंग द बॉडी, पूरे ऑर्गेनिज्म जो है कौन से केमिकल्स बॉडी में एंटर होते हैं उसको हैंडल करते हैं। Hence, all the organisms are therefore aware of the surroundings. पूरे ऑर्गेनिज्म जो है सराउंडिंग्स की अवेयर है कि क्या हो रहा मालूम रहता। बट ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग जो है उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि उसको मालूम है कि उन्हें अपने आप से अवेयर नहीं कि उससे क्या गलती होती है, उसको एहसास रहता। वैसा कॉन्शियसनेस therefore become the defining property of living organisms. कॉन्शियसनेस रहना भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। when it comes to human beings, it is more difficult to define the living state. जब ह्यूमन बींग्स की बात आ गई तो ज्यादा डिफिकल्ट रहता अपने को कि लिविंग स्टेट क्या है बोलने। We observe the patients lying in coma in hospitals.
कोमा में अपन पेशेंट्स देखे जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। कोमा के पेशेंट जो है हॉस्पिटल्स में रहते हैं उन लोगों का क्या है बोलते हो हार्ट और लंग्स भी अपन रिप्लेस कर देते हैं, मशीन से रिप्लेस कर देते हैं और वो लोग ब्रेन डेड रहते हैं। वैसे लोगों के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो वैसे लोग वापस कभी नॉर्मल लाइफ में भी नहीं आते। वो लोग लिविंग है नॉन लिविंग है, वो लोग लिविंग है क्यों बोलते हैं, उन लोगों के पास मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म चलता है उनकी बॉडी में, इसलिए वो लोग लिविंग है ना। हियर क्लासेस you will come to know that all the living phenomena are due to underlying interactions। जो भी जितने भी लिविंग फेनोमेना है वो पूरा क्या है इंटरैक्शंस की वजह से है। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एट द इंटरैक्शन एज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस। जो टिश्यूज की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि रेस्पिरेटिव टिश्यू है, डाइजेस्टिव टिश्यू, जो प्रॉपर्टीज है वो जो रेस्पिरेट सेल्स जो इंडिविजुअल जो सेल्स रहते हैं फंक्शनल यूनिट रहता उसके अंदर नहीं रहता, बट वो पूरे सेल्स जो है आपस में डिफरेंट टाइप, एक टिश्यूज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या करते हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करे बाद एक टिश्यू बनता। एक टिश्यू की जो प्रॉपर्टी रहती है वो सेल से डिफरेंट रहती है among the different constituent of cells। Similarly, the properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of cellular organelles but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। जो particular cellular organelle रहता, सेलुलर ऑर्गेनेल जो रहता उसकी प्रॉपर्टीज उसके जिससे उन्हें जो मॉलिक्यूलर कांस्टेंट से उन्हें बनता उसके अंदर नहीं रहता, बट पूरे मॉलिक्यूलर कांस्टेंट जो करते वो इंटरैक्ट करे बस सेलुलर ऑर्गेनेल में बनता। these interactions result in emergent properties at higher level of organization। ये जो interactions है ये क्या करते हैं emergent properties, ये जो है evolve हो जाते समझ लो। The phenomenon is true in the hierarchy of organization of complexity level। Therefore we can say that living organisms are self replicating। तो अपन क्या बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ रिप्लिकेटिंग बोलते हैं, अपने आप से रिप्लिकेट कर सकते हैं, evolving इंटरैक्ट करके आपस में क्या evolve होते हैं लोग, evolving self regulating the interactive systems and capable of responding to external stimuli। अपन बोल दे सकते हैं बायोलॉजी क्या बोलते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो स्टोरी जिंदगी की जो स्टोरी है उसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ जो अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एवोल्यूशन हुआ, जैसे कि डार्विन बोला, जैसे कि पहले लाइक फिश है, फिश के बाद फिश है, फिर एम्फीबियंस आए, पहले पीसीज है फिशेस, फिर एम्फीबियंस आए, फिर एवॉल्व होते गए, फिर टेरेस्ट्रियल बन गए, वो हिसाब से। तो अपन देखें तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, जो प्रेजेंट में है और जो पास्ट में थे और जो फ्यूचर में आने वाले, वो पूरे एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसा बोलते हैं, लिंक्ड टू अनदर बाय शेयरिंग द वेरिंग डिग्री ऑफ कॉमन जेनेटिक इन लोगों के पास सबके पास कॉमन है बट अप टू वेरिंग डिग्री। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। if you look around you will see a large variety of living organisms। तुम अगर आसपास में देखे तो तुम लोगों को एक कितने की किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, be it be potted plants, insects, birds or your pets or animals or plants। ये अपन आसपास देखे तो कितने की किस्म के दिखते हैं अपने को ये सब। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye। जैसे कि बैक्टीरिया है, अपन अपन अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, अपने को माइक्रोस्कोप होना पड़ता है वो भी, बट they are around you, तुम्हारे आसपास है बट तुमको दिखते नहीं वो। If you increase the area that you make the observation, अगर तुम जो एरिया में देख रहे हो वो एरिया का अगर तुम रेंज बढ़ा दिए तो you will find that the range and variety of organism you would see also increase। फॉर एग्जाम्पल अपन खाली इंडिया में अगर गौर करें, इंडिया में अपन गौर करें कि कितने किस्म के कितने किस्म के प्लांट्स है, कितने किस्म के एनिमल्स है, वो अपन अगर इंडिया में गौर करें अपन तो अपने को कम दिखते, बट अपन और एक कॉन्टिनेंट अगर और एक कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, या और एक कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया में अपन गौर करें या और अफ्रीका में अपन कंसिडर करें तो जो है एनिमल की जो है वैरायटी टाइप्स और बढ़ जाते हैं। तो वही बोलना चाह रहा, if you have to increase the area common sense, if you have to increase the area of observation, the variety of organism you would see also increase। Obviously if you visit a dense forest, अपन dense forest जाके देखे तो probably you will see much greater number and kinds of living organisms in it। dense forest में क्या है, ज्यादा किस्म के भी रहते हैं और ज्यादा नंबर भी रहता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species। species बोलते क्या, हर every different kind of, हर एक separate जो है plant, animal या जो भी organism जो अपन देखते हैं उसको पूरों को एक species ही रहती है, बोलते एक basic unit। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। ये बहुत जरूरी नंबर है, जो स्पीशीज का नंबर है वो 17 लाख से 18 लाख के बीच में, या बोले तो अपन 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, बिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये जो है बायोडाइवर्सिटी, 17 लाख से 18 लाख की जो बात चल रही है बायोडाइवर्सिटी बोलते क्या, बायोडाइवर्सिटी बोलते the number of organisms on the earth or types of organisms on the earth, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज the number or the types of organisms on the earth। We should remember
you should remember here that as we explore new areas, even the new organisms are continuously being identified. ये अपन याद रखना कि अपन जैसे कि अपन अगर न्यू जगह भी देखे या ओल्ड ओल्ड एरियाज भी देखे तो न्यू ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली क्या है आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in world. We know that the plants and animals in our own area by our local names. जैसे कि अपन पहले बोल लिया कि लाखों एनिमल्स और प्लांट्स है वर्ल्ड में, और हर हर एरिया के हिसाब से अपन अपन क्या कर लेते हैं, लोकल नेम से बुला लेते हैं। लाइक एक डॉग है, डॉग को अपन हिंदी में कुत्ता बुलाते हैं, कोई तेलुगु में कुछ बोलते, तमिल में कुछ बोलते, मलयाली में कुछ बोलते, तो लोकल एरियाज के हिसाब से लोकल लैंग्वेजेस में लोकल नेम्स रहते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। हर कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find the ways to means to talk to each other. तो टू रिफर द ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ये कंफ्यूजन होता अगर हर ऑर्गेनिज्म को हर लैंग्वेज में अलग अलग बोलते कंफ्यूजन होता। तो अपने को क्या करना, एक स्टैंडर्ड नेम होना पड़ता कि एक अगर वो नेम बोले तो पूरे कौन से भी लैंग्वेज वालों को मालूम होना कि यही जानवर के बारे में, यही एनिमल के बारे में अपन बात करें। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अपने को क्या नेमिंग पैटर्न जो है स्टैंडर्ड कर देना कि एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम से बुलाए तो पूरी दुनिया भर में वही नाम से बुलाना। लाइक एक नाम बोले तो पूरी दुनिया में कौन से भी लैंग्वेज का बंदा हो उसको समझ में आना कि ये एनिमल को अपन बुला रहे होंगे। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज नथिंग बट एक स्टैंडर्ड नेम देते कि वो नेमिंग, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं नेमिंग, एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम देना उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली तो nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, and we need to know what organism the name is attached to. nomenclature करने से पहले अपने को दो चीजें मालूम रहना, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको completely डिस्क्राइब करके रखना कि क्या है, लाइक डिस्क्रिप्शन रहना ऑर्गेनिज्म के बारे में। दूसरा we need to know what organism the name is attached to, कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम अटैच है मालूम रहना। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको आइडेंटिफिकेशन मालूम, आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता कि कौन सा क्या है, आइडेंटिफिकेशन करे बाद ही नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established the procedures to assign the scientific name to each known organism. तो ये नॉमेनक्लेचर की स्टडी को हेल्प करने नंबर ऑफ साइंटिस्ट क्या करें, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर क्या करें, प्रोसीजर्स बनाए जिससे कि साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, हर नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो प्रोसीजर है पूरे वर्ल्ड के जितने भी बायोलॉजिस्ट है उन लोगों को एक्सेप्टेड है। क्यों बोलते हैं, ये लोग पूरे साइंटिस्ट क्या करें, बैठ के एक क्राइटेरिया बनाए, प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया बनाए जिसपे उन लोग एक्सेप्टेड है, जिसको लोग क्या करें आपस में डिस्कस करके जिसके ऊपर उन लोग एक्सेप्टेड है। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया which may be provided by International Code for Botanical Nomenclature. You may ask, प्लांट्स के जो नेम्स है वो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर है, वो लोग रेगुलेट करते हैं। यू मे आस्क हाउ द एनिमल्स आर नेम्ड, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव evolved the international code for zoological nomenclature. Scientific names ensure that each organism have one name. साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करते कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक ही नाम रहना, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड बी अवेलेबल टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड और टू द सेम नेम। ये इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को एक नेम रहना, हर ऑर्गेनिज्म को एक ही नेम रहना, और एक ऑर्गेनिज्म को आप डिस्क्राइब करें तो वर्ल्ड में कौन सा भी बंदा है वो सेम नेम पे आना, वही साइंटिफिक नेम पे आना। दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम इज नॉट गिवन और यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। वो जो एक नाम है वो एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को नेम नहीं रहना। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. बायोलॉजिस्ट जो है यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेमिंग करने के वास्ते। एक जो साइंटिफिक नेम रहता है उसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक जेनेरिक नेम बोलते हैं, फर्स्ट वर्ड जो रहता है उसको जेनेरिक नेम बोलते हैं, सेकंड वर्ड जो रहता है उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। दो वर्ड्स रहते हैं। दिस द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। दो अल्फाबेट से अपन नाम लिखने को बोलते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये जो नेमिंग है नोमेनक्लेचर का ये जो सिस्टम है ये कार्लेस लिनेस बोल के एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिए थे। The naming system is given by Carles Linnaeus and is being practiced by all the biologists all over the world. और ये पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी बायोलॉजिस्ट है पूरे यही सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजेस टू वर्ड फॉर्मेट। ये जो नेमिंग सिस्टम है ये दो वर्डों का फॉर्मेट यूज करता क्यों बोलते हैं ज्यादा कन्वीनियंट है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक names better.
साइंटिफिक नेम